हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2018 से लेकर के 2024 तक कंप्लीट पीवाईक्यूज़ को देखने वाले हैं। इसमें ये हमारा आज 9th लेक्चर है। अभी तक हम इस सीरीज़ में 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो दिसंबर 2019 पेपर सेकंड हुआ था, उसमें जो भी फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at stage dash stage. नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने को कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको लॉरेंस कॉलबर्ग की जो लेवल्स और स्टेजेस उन्होंने दी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो डिफरेंट स्टेजेस दी हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर, दीज आर द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल में 3 लेवल्स दिए मोरल डेवलपमेंट के। उन्होंने बताया कि जो मोरल डेवलपमेंट है, किसी भी चाइल्ड में जो मोरल डेवलपमेंट डेवलप होता है वो 3 लेवल में होता है। द फर्स्ट लेवल इज नोन एज प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्री कन्वेंशनल लेवल, और ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा यहाँ पर शो करता है। सेकंड जो लेवल है दैट इज नोन एज कन्वेंशनल लेवल, जो कि मिडिल चाइल्डहुड में, एडल्टहुड, यहाँ पर अगर आप कहें तो आपके एडोलसेंस में ये पीरियड आता है। और थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर एडल्टहुड की हम बात करते हैं। और ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हर किसी में डेवलप हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे एडल्ट में भी ये डेवलप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उन्होंने 3 लेवल यहाँ पर दिए, जिसमें जो फर्स्ट लेवल है, हर एक लेवल को उन्होंने 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया। जो हर एक स्टेज है, हर एक लेवल है उसको 2 स्टेज में डिवाइड किया। तो टोटल हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस की ये थ्योरी है, 6 स्टेजेस। तो उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को यहाँ पर समझाया। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में आता है अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो बच्चा किसी काम को करता है या बच्चा मोरालिटी शो करता है, किसी काम को करता है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसे पनिशमेंट मिले। दूसरा, या वो किसी रिवॉर्ड के लिए वो करना चाहता है, उसको रिवॉर्ड दे दे आप कोई, तो वो उस काम को करता है। सेकंड स्टेज आती है सेल्फ इंटरेस्ट की, जो प्री कन्वेंशनल लेवल का ही पार्ट है। सेकंड स्टेज सेल्फ इंटरेस्ट की आती है, जहां पर बच्चा खुद को प्रायोरिटी में रखता है, जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज की कंडीशन आती है। इसको हम कहते हैं सेकंड स्टेज को म्यूचुअल एक्सचेंज की कंडीशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। जिसमें बच्चा क्या कहता है, बच्चे अपने आप को सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मानता है, अपने आप को लेकर के चलता है कि वो थोड़ा सा क्या है, अपने को सेंटर में लेकर के चलता है। वो सोचता है कि मेरे लिए अगर ये सही है तो मैं उस हिसाब से उस काम को करूँगा। अगर मैंने कल तुम्हारे लिए काम किया तो आज तुम्हें भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो बच्चा मोरालिटी को इस स्टेज में इस तरह से लेकर के चलता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर लेकर के चलता है। अगर हम कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे तो कन्वेंशनल लेवल में गुड बॉय गुड गर्ल वाला एटीट्यूड उसका होता है। इस स्टेज में होता है कि वो अच्छा सबकी नज़रों में बनने की कोशिश करता है। फोर्थ स्टेज यहाँ पर है जो कि कन्वेंशनल लेवल का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर। अब धीरे धीरे इस स्टेज में बच्चा लॉ एंड ऑर्डर के प्रति थोड़ा सा क्या होता है, अवेयर होने लग जाता है। उसे पता है कि सोसाइटी में थोड़ा कुछ नॉर्म्स होते हैं, किस तरह के,
वो काम चारों तरफ होता है, सोसाइटी किस तरह से बिहेव करती है और उसे किस तरह से बिहेव करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर समझने लगता है। अभी भी उसके अंदर ये नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन अगर हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे, अडल्टहुड की बात करेंगे, तो इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज इसको हम कहते हैं। फिफ्थ स्टेज जो हमारी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज है, यहाँ पर छुप गया है, इसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में बच्चा ये मानता है कि जो हमारे नेचर में जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो सोसाइटी में रूल्स बने हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल हैं, ऐसा नहीं है। वो जो रूल्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, अगर वो गलत रूल्स हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर जो भी एडल्ट होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा कि जो सही होगा उसके लिए वो काम करेगा। एंड लास्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में जो बच्चा होता है, जो अगर हम बात करेंगे एडल्ट होता है, वो भले ही नेचर में या भले ही हमारे सोसाइटी में जो लॉ बने हैं, अगर कोई लॉ किसी पर्सन के या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट है तो हम उसको मान भी नहीं सकता, या वो उसको मानना नहीं चाहेगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे मोरालिटी को वहाँ पर वो छोड़ देते हैं। तो मोरल्स किस बेसिस पर होता है कि जो सही होगा और जो गलत होगा, भले ही रूल उसके बारे में या लॉ उसके बारे में कुछ और कहे। तो ये हमारे पास 6 स्टेजेस हैं किसकी, मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जाएं, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, दैट क्वेश्चन इज नूर फॉरगेट। अब नूर ने क्या कहा, नूर अपना खाना लाना भूल गया और उसने लड़की तानिया से कहा कि कल मैंने तुम्हें अपना टिफ़िन दिया था, आज तुम मुझे अपना वो टिफ़िन यहाँ पर मेरे साथ क्या करो, शेयर करो। तो वो कौन से लेवल में चला गया, तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, दैट इज एक्सचेंज। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, दैट इज एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल यहाँ पर गलत है, ये होना चाहिए था प्री कन्वेंशनल लेवल। तो आप इसको सही कर लेना, ये होगा प्री कन्वेंशनल लेवल में जो सेकंड स्टेज है एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज की, जहाँ पर बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रायोरिटी देता है, तो वो यहाँ पर उसका सही आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर टू एज। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो समाज में जो डिफरेंट सेक्सेस हैं, डिफरेंट लिंग हैं, उनके प्रति क्या होती है, एक तरह की उनको क्या माना जाता है, एक तरह का उनके लिए बिहेवियर डिसाइड हो जाता है। तो उनको क्या मान लिया जाता है, उनके करस्पॉन्डिंग एक स्टीरियोटाइप दिमाग में बना लिया जाता है कि अगर ये मेल है तो ये इस तरह के काम करेगा, इसका बिहेवियर इस तरह के रहने वाला है, और जो फीमेल है उसका बिहेवियर किस तरह रहेगा। तो मेल फीमेल हो गया, उन सेक्सेस के अगेंस्ट में क्या डिसाइड कर दिया जाता है, उनके वर्क को, उनके जो बिहेवियर उसको डिसाइड कर लिया जाता है। और इसी चीज़ को हम रेफर करते हैं एज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जब हम बात करते हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो जेंडर रूढ़िवादिताएं होती हैं, यही समाज में इस चीज़ को बताती हैं कि एक पर्टिकुलर जो लिंग है उसके प्रति अवधारणाएं जो बन जाती हैं समाज में, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, दैट इज रिसेंटली देयर हैव बीन conscious effort to include stories in curriculum where father is involving in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्य में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर बायस स्टीरियोटाइपिंग। थर्ड ऑप्शन है, इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम में अब ऐसी स्टोरीज को ऐड किया जा रहा है जिसमें जो फादर है वो घर के काम करता हुआ दिखता है और जो मदर है
वो एडवेंचर एक्टिविटी करते हुए हमको बताया जाता है उसमें। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो भी समाज में, अभी हमने बात करी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की, जो भी समाज में स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट हुई है किसी भी जेंडर को लेकर के, उसको कम करने की कोशिश इसमें की गई है। इस क्वेश्चन के, इस मूव के थ्रू जो भी हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जो समाज में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बस मेल घर के काम नहीं कर सकते, फीमेल ही कोई घर के काम करना है, या मेल एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती है। तो ये सब जो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, तो हमारी सोच में इसको चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह का क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज हमारा क्या होगा, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called। वैगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो वैगोत्स्की का आपने सोशो कल्चरल थियोरी पढ़ी होगी, जिसमें आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि सोसाइटी किस तरह से बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग, सेकंड ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, और फोर्थ ऑप्शन है इंटर सब्जेक्टिविटी। सो इसमें वैगोत्स्की ने क्या कहा है, वैगोत्स्की, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें ध्यान से, तो उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एडल्ट को हम सपोर्ट करते हैं, एक राइट लेवल ऑफ सपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वो करंट लेवल परफॉर्मेंस क्या होती है वहाँ पर उसकी बढ़ती है। तो अगर हमें किसी बच्चे की जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसे एक्सटेंड करना है, उसे बढ़ाना है, सपोर्ट करना, तो हम एक राइट लेवल ऑफ सपोर्ट उसको देते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस तरीके को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज पाड़ा या ढांचा या स्कैफोल्डिंग हम इसको कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर जो वैगोत्स्की की थियरी थी, सोशो कल्चरल थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने बताया है कि जब भी किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो सोसाइटी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं ZPD एंड स्कैफोल्डिंग का। ZPD का मतलब होता है दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस जोन के अंदर इसकी मदद से उन्होंने बताया कि एक बच्चा, जैसे आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आपको सबसे पहला ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चा बिना किसी सहायता के, अगर कोई नॉलेज उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए या उसे कुछ स्किल लर्न करनी है या कुछ नई चीज़ लर्न करनी है, तो वो क्या कर सकता है, खुद से अपने उस लर्निंग को बना सकता है, वहाँ पर खुद से उसे सीख सकता है। इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, यहाँ पर ये क्या है, बच्चे का एक लर्निंग एरिया है जहाँ पर बच्चा खुद सीख सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा लेवल भी होगा जहाँ तक बच्चा, अगर हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा उसमें स्किल में डेवलपमेंट करें, तो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा क्या कर सकता है, दूसरे की मदद से सीख सकता है। तो ये जो आउटर सर्कल यहाँ पर बनाया गया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बच्चे की एक क्या है, एक टेंडेंसी है, ये बच्चा यहाँ तक, इस लेवल तक सीख सकता है, ये इस एज तक बच्चा क्या कर सकता है, इस कंडीशन में सीख सकता है। तो अगर हम इसको राइट सपोर्ट दें, जिसका हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, तो अगर हम इसको स्कैफोल्डिंग दें या सपोर्ट करें, तो यहाँ पर क्या होगा, वो बच्चा एक अपने जो नॉर्मल जोन था उससे बाहर चला जाएगा, उसकी जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और इसमें स्किल एक्वायर कर लेगा। और जो इसको सिखाता है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेज में जो उसको सिखाएगा उसे हम कहते हैं नॉलेजेबल अदर, या इसको हम कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पर हमने एक वर्ड डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर जिसको हम कहते हैं MKO शॉर्ट फॉर्म में, तो MKO जो होता है बेसिकली वो उसकी हेल्प करता है एक करेक्ट सपोर्ट और करेक्ट नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ये जो थ्योरी थी वो इस तरह से सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में हमको वैगोत्स्की ने बताया था। तो एक ऐसा लेवल भी होता है, इसके आउटसाइड एक ऐसा लेवल भी होता है, अगर हम सपोर्ट भी करें बच्चे का
तब भी उस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकता। जैसे हम बच्चे को ये तो बता सकते हैं, जैसे बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि एरोप्लेन किस तरह से उड़ता है, तो हमने उसको बताया किस तरह से वो बनता है, पर हम कितनी भी उसकी हेल्प कर लें, हम उसको, अगर हमारी नॉलेज उतनी नहीं है तो हम उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते कि हम उससे एरोप्लेन बना पाएँ या वो उस चीज़ को कंप्लीटली सीख ले। हाँ, एक हद तक वो सीख सकता है, उस स्किल को एक हद तक डेवलप कर सकता है। तो ऐसा भी हमारे पास स्किल होती है, ऐसा भी नॉलेज होता है जहाँ तक बच्चा विद द हेल्प भी नहीं पहुँच सकता। भले उसको हमने राइट हेल्प की भी है, लेकिन उसके अलावा भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड, दिस लेवल इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा था उसने, इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने हमको सिंपल इतना कहा है कि वैगोत्स्की किसी when adults adjust the support to extend child's current level of performance, it is called, कि चाइल्ड की करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अगर बढ़ाने के लिए अडल्ट उसको सपोर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। और एक इसका पार्ट है, ZPD का पार्ट है, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेकिन इसका आंसर स्कैफोल्डिंग होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो अगर हम इसकी बात करें स्टेजेस की, तो किस स्टेज में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है पियाजे के अनुसार। तो क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है, ये हमको बताना है। तो अगर इसको करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, जीन पियाजे के स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताया, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, SPCF। मैंने आपको पहले बताया था SPCF, दैट इज फर्स्ट स्टेज है उनकी सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 2 ईयर्स, बर्थ से लेकर के 2 साल की उम्र तक ये स्टेज रहती है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जैसे इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है सेंसरी मोटर। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है, बाय टचिंग दैम, बाय लुकिंग दैम, और हर एक चीज़ को मुंह में डाल लेता है, वो उससे नई चीज़ों को सीखता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। सेकंड स्टेज हमारे पास है, दैट इज नोन एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर के 7 ईयर्स की स्टेज है। इस स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग या सिंबल्स से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉजिक, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंजर्वेशन और लॉजिक उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड हमारा स्टेज है, दैट इज नोन एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर की एज के लिए कहलाया जाता है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो लॉजिकली थिंक करता है, कॉन्क्रीट चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन उसके अंदर पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, और बच्चा क्या करता है, चीज़ों को लॉजिकल थिंकिंग से सोचना शुरू करता है। अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 ईयर्स और एडोलसेंस पीरियड तक ये चलता है। तो इस स्टेज में क्या डेवलप होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग। जो हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस में डेवलप होती है, तो ये फोर्थ स्टेज में डेवलप होती है, दैट इज नोन एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, थिंक्स अबाउट फ्यूचर एंड मोरल इश्यूज। तो बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे एडल्टहुड की स्टेज तक ये चला जाता है, और काफ़ी स्टेजेस में अलग अलग यहाँ पर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स यहाँ पर बच्चा अचीव करता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। तो अगर हमारे क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होता है, वो होता है हमारा फोर्थ स्टेज में, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं एवं
सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो कौन सी ऐसी थ्योरी है या कौन से ऐसे थिंकर है जिनके अकॉर्डिंग, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बच्चों के चिंतन है उसके बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कोलबर्ग की, जीन पियाजे की, लेव वैगोस्की की या अल्बर्ट बंडूरा की, तो इन्होंने सब ने सोशियो कल्चरल थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने अलग अलग रीजनिंग दे करके बच्चे के डेवलपमेंट को समझाया है। अगर हम बात करें लेव वैगोस्की की, तो उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर उन्होंने एक थ्योरी दी, इसको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी में उन्होंने बताया है कि हमारे पास कोई भी बच्चा अगर डेवलप होता है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हमें बच्चे के डेवलपमेंट को समझना है, बच्चे की थिंकिंग को समझना है, उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे का कल्चर कैसा है, बच्चे का जो सोसाइटी है वो कैसा है। तो सोशल प्रोसेसेस और इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, इन दोनों को समझना पड़ेगा। तो किसके अकॉर्डिंग है ये लेव वैगोस्की के अकॉर्डिंग है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लेव वैगोस्की, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। तो बच्चों की जो समझ है, बच्चों की जो थिंकिंग है, उसमें सोसाइटी और कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये लेव वैगोस्की ने कहा था। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन है यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है रिलाई सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो अगर हम बात करें 6 साल से 8 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, ये स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं दैट स्टेज इज नोन एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आप पियाजे की थ्योरी देखें तो 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उन्होंने कैटेगराइज उसको किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, कंजर्वेशन डेवलप होता है। तो अगर ऐसा बच्चा है तो उसको हमें किस तरह की प्रॉब्लम देनी चाहिए जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग को और बेटर करे, वो लॉजिकली और अच्छा चीज़ों के प्रति सोच पाए। तो डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस, रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच द कॉन्सेप्ट। ओनली नहीं, अगर यहाँ पर ओनली नहीं होता तो ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्क्रीट मटेरियल से ही समझाना है ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कि हमें सिर्फ किस पे रिलाय करना है, प्रिस्क्राइब सिलेबस पर रिलाय करना है, निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना है, ऐसा भी बिल्कुल गलत होगा। तो हमें बच्चे के सामने ऐसे प्रॉब्लम्स रखनी है जिसमें क्या हो, रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एज पर हावर्ड्स गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विच लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो जो हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, तो एक पर्सन है जिसके अंदर मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तो उस पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स ऑफ एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिकल उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो उसकी साउंड्स को लेकर के, रिदम को लेकर के या वर्ड्स को लेकर के अच्छी डेवलपमेंट होगी या अच्छा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो वो सेंसिटिव होगा जरूरी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला दिया है, ये आपको दिया है किसी पर्सन के अंदर अगर क्या हो, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट अच्छे हो या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी।
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली। तो इसको हम स्पेशियल इंटेलिजेंस से भी डिनोट करते हैं कि किसी पर्सन के अंदर क्या होती है, जो स्थानिक परिवेश है, आपके सामने जो वर्ल्ड है, स्पेशियल वर्ल्ड है, उसको समझने की अच्छी एबिलिटी होती है। तो ये भी हमारे पास इसमें नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। तो किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, ना कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, सेंसिटिविटी टू द कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। तो किसी के अंदर अगर लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग वो सॉल्व कर पा रहा है, सेंसिटिविटी है एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, वो पैटर्न्स को समझ पा रहा है, श्रृंखला को समझ पा रहा है, और तर्क की लंबी श्रृंखला उसको हल कर पा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या डेवलप होगा या उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, दैट इज लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। जहां पर हार्वर्ड गार्डनर्स ने 8 इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए थे, आपको मैंने लास्ट क्लासेस में ही बताए हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस आपके सीटेट में हर बार पूछा जाता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों एवं तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्या उसको हम सामाजिकरण कहेंगे, समावेशन कहेंगे, मुख्य धारा से जुड़ना कहेंगे या विभेदीकरण कहेंगे। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें बच्चा हैबिट को डेवलप करता है, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स को डेवलप करता है, और जो कि उसको एक रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर बनाती है सोसाइटी का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सामाजिकरण होना या सोशलाइजेशन होना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो एक लास्ट क्लास में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन डाली है। तो अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का किस तरह से रोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का कारण सिर्फ हेरिडिटी है। सेकंड ऑप्शन है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है वही हमारा डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है ह्यूमन के। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, कोई नहीं करता। या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि ये क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस ह्यूमन डेवलपमेंट को हम डिनोट करते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी से ही हमारा डेवलपमेंट डिसाइड होता है या सिर्फ एनवायरमेंट से ही होता है। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से हमारा डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं, डिफाइन होता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऐसे क्लासरूम्स होते हैं जहां पर बच्चे को हम थोड़ा सा मदद करते हैं और बच्चा अपने जो नॉलेज है
वो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर खुद डेवलप करता है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है। इसमें बच्चे को एक एक्टिव लर्नर की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चा डिस्कवरी लर्निंग करता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऐसे क्लासरूम है जहाँ बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें उसको हम क्या कर रहे हैं, पैसिवली वो पढ़ रहा है या रिवाइज करते जा रहा है या रोट मेमोराइजेशन कर रहा है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2, 3, 4 यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। तो जो लर्नर होगा, जो अधिगम करता होगा, वो क्या करेगा, विद्यार्थी होगा, वो क्या करेगा, ज्ञान की संरचना करेगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है ओनली समेटिव असेसमेंट, थर्ड है नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव, फोर्थ ऑप्शन है बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज CCE, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो जो CCE है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा दोनों तरह के असेसमेंट हम करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करते हैं, जिसको हम FA कहते हैं, और समेटिव असेसमेंट भी करते हैं, जिसको हम ऐसे कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है, जब बच्चा सीख रहा होगा, जब बच्चे का लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस में होगी, ड्यूरिंग द कोर्स, उसके बीच में जब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कोई पेन पेपर टेस्ट होगा जरूरी नहीं है, बच्चे का आप ओरली टेस्ट ले रहे हैं या बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उस तरह का टेस्ट है। दूसरा हमारा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कि हो सकता है ये 6 मंथ्स के बाद होगा या हो सकता है आफ्टर अ ईयर होगा, तो ये समेटिव असेसमेंट होता है। तो CCE के दोनों पार्ट हैं, तो बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर दोनों इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be 13 हमारे पास क्या है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर एक बच्चा है हमारी क्लास में और वो एक डिफरेंट ग्रुप से आता है, वो एक सोशल ग्रुप से आता है जो थोड़ा सा हो सकता है मानते बैकवर्ड है, और ये कहा जाता है कि उसके जो सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं या उसके सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो एकेडमिक्स में, शैक्षिक क्षेत्र में बहुत पुअर होते हैं। तो ये अपने आप में एक तरह का क्या है, एक तरह की स्टेरियोटाइपिंग ही है। तो इसको कम करने के लिए टीचर्स किस तरह के इनिशियल स्टेप ले सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इग्नोरिंग सच कंसर्न, वो इग्नोर कर देगा उन कंसर्न को, ऐसा तो नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, इसको ऑर्गेनाइज करके उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट उससे कम नहीं हो सकता, ये हम देखेंगे आगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, ये भी गलत है। ऐसा तो सही नहीं है ना कि हम बच्चे से कहें कि वो अपना छोड़ दे पढ़ाई, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा कि हम बच्चे को ये बताएं कि उसके सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो रोल मॉडल्स हैं, जो सोसाइटी में उन्होंने अच्छा काम किया होगा या जो उस शैक्षिक क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया होगा, उनके बारे में उनके एग्जाम्पल्स दें, उनकी स्टोरीज सुनाएं। ऐसा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, अगर कोई सोसाइटी, अगर हम बात करें बैकवर्ड सोसाइटी है और वो उसमें बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो पढ़ लिख नहीं सकते या स्टीरियोटाइपिंग डेवलप है, तो हम उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कितने बड़े स्टेट्समैन हैं या कितने बड़े वो पर्सनैलिटी उन्होंने डेवलप करी, किस तरह से उन्होंने पढ़ करके
वो इतने बड़े यहाँ पर बने। तो ये सब बातों के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बच्चों को क्लासरूम में बता सकते हैं, जिससे उनके मन के अंदर जो ये स्टीरियोटाइपिंग है वो कम हो जाएगी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल टू लर्न एज पर दियर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। शो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टुवार्ड डिसेबल्ड लर्नर, ऐसा नहीं करना है हमें डिसेबल्ड बच्चों के अंदर या जो डिसेबल्ड हैं या उनके प्रति सिंपैथी नहीं, उनको एम्पैथी दिखाओ, उनके लिए काम करो, लेकिन ये नहीं है कि उनको पीटी या दया, उनके प्रति सहानुभूति, ऐसा हमें वो नहीं करना, उनको सशक्त बनाना है। थर्ड है, यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, तो ऐसा नहीं करना, हमें बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, इस तरह से वर्गीकृत नहीं करना है, ये गलत बात है और ये एक्चुअली में ऐसा करना भी नहीं है। भले ही वो डिसेबल्ड क्यों ना है, लेकिन उनके लिए आज हम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो ये हमको इस तरह से बोलना है, उनके प्रति हमें एम्पैथी और उनके प्रति उनको गलत शब्दों से नहीं वर्गीकृत करना। फोर्थ ऑप्शन है, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को हमें ध्यान देना है जो गिफ्टेड हैं या टैलेंटेड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण को प्रदर्शित करता है, जैसे एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, पुअर वोकेबलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वॉज रेड। बच्चे को पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किस चीज़ के सूचक हैं? दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, सेकेंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स, थर्ड अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, फोर्थ अ स्टूडेंट विथ मेंटल इम्पेयरमेंट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बच्चे को पढ़ने लिखने से प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा जब पढ़ता है तो उसे एंग्जाइटी हो रही है, या वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता टाइम पर, उसकी वोकेबलरी पुअर है और वो क्या नहीं कर पा रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और रीडिंग नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह की जो इंडिकेशन होती है, वो किस बच्चे की होती है? जिस बच्चे में क्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो। तो जिस बच्चे के अंदर अधिगम आसक्तता वाले जो विद्यार्थी होते हैं, या जो बच्चे लर्निंग डिसेबल होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें होती है, वो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के साइंस को शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया आपने पढ़ा होगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उनमें वो इन तरह के बच्चों में इन तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनमें पाई जाती है। तो ये था आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।